नमस्कार मित्रांनो, आपल्या लाडक्या आणि हक्काच्या युववाणी या कार्यक्रमात मी तुमची सखी भाग्यश्री आपल्या सर्व युवांचे मनापासून स्वागत करते. मित्रांनो, आज 29 सप्टेंबर. आजचा दिवस आपण जागतिक हृदयरोग दिन म्हणून साजरा करतो. आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे हृदयरोग होणं अथवा हृदयविकाराचा झटका येऊन अचानक मृत्यू होणं ही बाब एखाद्या विशिष्ट वयानंतर होईल असं काही राहिलेलं नाही. 20-30तल्या उमद्या तरुणाचंही हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याची उदाहरणं आपल्याला ऐकायला मिळतात. भारतात दरवर्षी होणाऱ्या एकूण मृत्यूपैकी तब्बल 32% मृत्यू हे हृदयरोगामुळेच होतात. इतर कुणापेक्षाही व्यसन करणाऱ्याला हृदयरोग होण्याची भीती सर्वाधिक असते. त्यामुळे तंबाखू, धूम्रपान आणि मद्यपान अशा व्यसनापासून दूर राहणं कधीही चांगलं. चरबीयुक्त पदार्थांचं सेवन करणं तसंच कुठल्याही गोष्टीचा ताण घेणं आरोग्यासाठी हानिकारकच आहे. हृदयरोग टाळण्यासाठी दररोज किमान अर्धा तास व्यायाम करावा. त्यामुळे वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते. जास्तीत जास्त पायी चालण्याचा अथवा सायकलिंग चालविण्याचा प्रयत्न करावा. आहारात नेहमी हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश असावा. तसेच नियमित फलाहार घ्यावा. एखाद्या छंदात मन गुंतवून तणावापासून दूर राहणं हेही महत्वाचं. मित्रांनो, हृदयरोग होण्यासाठी निश्चित असं वय नाही. तो कोणत्याही वयात होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते आजची तरुणाई नोकरी किंवा व्यवसायात अनियमित तासिकात काम करते आणि याच कारणाने त्यांच्यात ताणतणाव वाढतो. आणि अशा जीवनशैलीमुळे रक्तदाब, ओबेसिटी, मधुमेहासारखे आजार होतात आणि याचं रूपांतर हृदयरोगात होतं. यासाठी नियमित तपासणी करून घ्यायला हवी. सोबतच हृदयरोगापासून मुक्तीसाठी सर्वप्रथम तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची आवश्यकता आहे. युवा वर्गाने यात पुढाकार घेत व्यायाम करणं, व्यसनापासून स्वतःला दूर ठेवणं आवश्यक आहे. सकस आहारामुळे विविध आजारांचा धोका कमी होतो. म्हणूनच मित्रांनो, योग्य जीवनशैली आत्मसात करून निरोगी राहा. हो ना? योग्य आहार, योग्य व्यायाम देई स्वस्थ हृदयाला साथ. 585 किलोहर्ट्झ वर आपण ऐकत आहात युववाणी हा कार्यक्रम तुमची सखी भाग्यश्री सोबत. आता ऐकूया नवीन शिक्षा नीती या विषयावर सागर राठी यांच्या मुलाखतीचा पहिला भाग. ही मुलाखत घेतली आहे मनोज जैन यांनी. तमाम युवा साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है. दोस्तों, आज हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो एक मूलभूत परिवर्तन की बात चल रही है, जो शासन ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं. और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एजुकेशनल काउंसलर, कंसल्टेंट, मोटिवेटर सागर राठी सर. राठी सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, उसके मूलभूत बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं थोड़ा सा भूतकाल में जाना चाहूंगा. गुरु शिष्य प्रणाली के दौर से भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो उनका मुख्य उद्देश्य बेहतरीन नौकर तैयार करना था. जिसे मैकॉले की भाषा में अगर कहा जाए, लॉर्ड मैकॉले की भाषा में, तो अ पर्सन हु इज इंडियन इन कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट और इंग्लिश इन टेस्ट. तो आजाद भारत के समय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, तो तत्कालीन भारत के अंदर जो बुनियादी जरूरतें थी उसको पूरा करना ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा था. बाद के दौर में जब परिस्थितियां बदली, तब 1968 में पहली दफा और 1986 में दूसरी बार शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए नीतियां रची गई. 1986 के अंदर जो नीति आई थी उसमें 1992 में एक संशोधन किया गया और आगे आने वाले समय में फिर 2009 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो हम RTE या राइट टू एजुकेशन इस नाम से जानते हैं, जिसके तहत 6 साल से लेके तो 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें निःशुल्क शिक्षा मुहैया की गई. और जो अच्छी या बेहतरीन या प्राइवेट स्कूल्स है, उन प्राइवेट स्कूल में गरीब
या पिछड़े जनजाति के जो बच्चे हैं, इनसे 25% बच्चों का आरक्षण दिया गया। अब इस धरती पे जो नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल सिटीजन बनाना। और इसी के लिए ये जो नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि एक अच्छे इंसान का विकास जो तर्कसंगत विचारों वाला हो और दिए गए सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसके अंदर उनमें करुणा, सहानुभूति और साहस को पैदा करना, साथ ही साथ लचीलापन देना ताकि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सके। वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करके उनकी रचनात्मक कल्पना शक्ति और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना, ये इसका बेस माना गया है। कुछ मुद्दों की मैं बात करना चाहूँगा जो इस शिक्षा नीति के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं। सबसे पहला तो इस नीति के अंतर्गत बच्चे की जो विशिष्ट क्षमताएं होगी, उसकी स्वीकृति, पहचान और विकास करना, ताकि हमारे बच्चे को जो पसंद है वो उसी आधार पे अपने जीवन के अंदर करियर बना सके। तो इसके लिए कोई विशेष यंत्रणा या विशेष कोई प्रोसेस रखी गई है जिससे हम पहचान सके? जी, हम इसका जो पूरा ढांचा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो मुख्य अड़चन रही है वो रही है साक्षरता को लेकर, और बहुत बार साक्षरता अगर हो भी गई है तो संख्या ज्ञान की कमी पाई गई है। तो इसीलिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, लचीलेपन से बच्चा अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज कर सके। साथ ही साथ जो अलगाववाद हुआ है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ ऐसी एक रिजिडिटी आई है, तो इसको हटाकर बच्चों को अपने मनपसंद 2 अलग अलग प्रकार के भी विषय जो अभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एक बहु विषयक समग्र शिक्षा पद्धति कहते हैं। मेन अभी जो रटंतु पद्धति तैयार हो रही है, जो हाल ही में देखी गई है, इससे उभर कर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसे अवधारणात्मक पढ़ाई की पद्धति हम कहते हैं, जिसमें से बच्चा अगर पसंद करता है उन विषयों को पढ़ेगा तो उसकी रचनात्मक और तार्किक जो सोच है वो विकसित होगी। बहुत पढ़ाई हो जाने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगार रह रहे हैं, इसको हटाने के लिए जीवन कौशल के ऊपर जोर देकर उसका सतत मूल्यांकन करने की रणनीति और शिक्षा क्षेत्र के अंदर शिक्षक को केंद्र बिंदु बनाकर वहां से बच्चे के लाइफ में बहुविषयकता का इन्वॉल्वमेंट, मतलब अभी आपको लोकल लेवल पर आपकी भाषा के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक मिलेंगे जो उन क्षेत्रों के दिग्गज भी होंगे। करप्शन बोल सकते हैं हम, या हम ये बोल सकते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, तो उसको लेके पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, मतलब एक थर्ड पार्टी की साइड से ऑडिट करवाने की रणनीति और तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। तो ओवरऑल इन सारे विषयों को एकजुट कर एक रणनीति बनाई गई है जिसे हम शिक्षा नीति 2020 कह सकते हैं। अच्छा, इस नीति से क्या मौजूदा स्कूली शिक्षा के स्वरूप में बदलाव अपेक्षित है, और अगर है तो वो किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे? जी, इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा तुलनात्मक जाना चाहूंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस। सो यहाँ हम मौजूदा स्थिति को भी देखेंगे और फिर जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। मौजूदा स्थिति में बच्चे जब 6 साल की उम्र के हो जाते हैं तब उनका दाखिला पहली कक्षा में होगा, और ये 1 से 10वीं तक के पढ़ाई करेंगे, जहां 8वीं तक के नो डिटेंशन पॉलिसी है, जहां फेल नहीं किया जाएगा। 10वीं में बोर्ड की परीक्षा के बाद में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या विविध डिप्लोमा क्षेत्र, इनके लिए रास्ता खुलता है, जहां पे बच्चा 12वीं तक के 2 साल की और पढ़ाई करेगा। तो कुल मिला के 10+2 ऐसा इस नीति को कहा जाता है। अच्छा, लेकिन ये पाया गया है कि जो बच्चे हैं इनके दिमाग का विकास 6 साल की उम्र के पहले तकरीबन 85% के होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो नींव है, ये नींव काफी कमजोर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तबके से आए हुए बच्चे हो सकता है कि उम्र की 6 साल तक के कुछ भी ना सीखे। बराबर। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए अब हमारा जो फेज है ये 5+3+3+4 ये सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका 10+2 अभी कन्वर्ट हो चुका है 5+3+3+4 वाले सिस्टम में। ठीक है। तो पहले जो 5 साल है, इस 5 साल को
अभी पहली कक्षा के पहले और 3 साल पढ़ाया जाएगा। मतलब 6 साल के बजाय अब हमारा बच्चा 3 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिला लेगा, जहां आंगनवाड़ी या बाल वाटिका इस नाम से वो कक्षा होगी, और इस कोर्स को हम फाउंडेशन कोर्स कहेंगे। पर ये तो पहले भी आंगनवाड़ी और नर्सरी ये तो 3 साल 3.5 साल की उम्र के दौर से शुरू हो जाती है। जी, अभी आंगनवाड़ी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप इस नीति के स्वरूप का थोड़ा पहले वाला भाग है। अच्छा। मतलब इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी चीजें जो प्रयोजित की गई है वो कुछ पैमाने पे ऑलरेडी कुछ जगह पे है, लेकिन अब इसे हमें फुल फ्लेज स्केल में पूरे भारत के अंदर हर जगह पे अप्लाई करना है। बराबर। तो आंगनवाड़ी इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया है, जहां पे आंगनवाड़ी के माध्यम से हम बच्चों का मानसिक विकास भी ट्रेस करते हैं, हम बच्चों के लिए जो दवाइयां है या बाकी सारी चीजें हैं उसको भी मैप करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज काम हो गया था, लेकिन अभी एजुकेशन फील्ड के साथ में इसको जोड़ के जैसे स्कूली शिक्षा के दायरे में इसे लाने का काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को अक्षर, भाषा, रंग, आकार, गिनती और कला, कहानियां और खेल, इनके माध्यम से एंगेज किया जाएगा। अब ये तीसरी कक्षा से 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के अंदर जा रहे हैं, अब 6 साल तक के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बच्चे पहली कक्षा में जाने योग्य है क्या। अच्छा। क्योंकि ये पाया गया है हाल ही की परिस्थितियों में कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे अभी ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर जाने के बावजूद भी बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, मतलब लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। तो पहली कक्षा में जाने के बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसी चीज को लेके जब बच्चा 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला लेगा, तो पहली कक्षा में दाखिला लेते से ही 3 महीने की एक स्कूल तैयारी का मॉडल उसके सामने रखा गया है। तो ये 3 महीने के अंदर जो बच्चे 3 साल के अंदर पीछे नहीं पढ़ पाए हैं, उन लोगों को पहली कक्षा के लिए तैयार करके फिर पहली कक्षा में दाखिला दिलवाया जाएगा, ताकि सभी बच्चे एक समान स्तर पे प्रगति करें। अब ये जो 6 साल से 8 साल तक की उम्र के अंदर पहली और दूसरी होगी, और उसके पहले 3 साल से 6 साल तक की उम्र में 3 साल का आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, ऐसा कुल मिला के 5 साल का ये जो कोर्स होगा, जिसे हम फाउंडेशन कह रहे हैं, इसका कोर्स एनसीईआरटी डिजाइन कर रहा है। इस कोर्स को उन्होंने ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस टाइटल के अंडर रखा है, जो 2 फेज के अंदर रचनात्मक तरीके से होगा। पहली और दूसरी कक्षा में रहते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे की जो न्यूमरेसी कैपेसिटी है और जो भाषा है, ये इतनी डेवलप हो जाए कि वो आगे आने वाले समय के अंदर स्कूल का पूरा फायदा उठा सके। 5 साल का ये कोर्स हो जाने के बाद में फिर बच्चे को दाखिला मिलेगा 8 साल से 11 साल तक की उम्र के दौरान तीसरी से 5वीं कक्षा। तो तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसा 3 साल का ये मॉड्यूल होगा। इसे हम फाउंडेशन स्टेज के बाद में प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। अच्छा। यहाँ पे बच्चों को खेल कूद, नाटक, इसके जरिए या कुतूहल के द्वारा जो भी इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग का मॉडल है वो डेवलप करने की बात की जा रही है, जहाँ पे मनोरंजन की पद्धतियों से, कहानियों से, गाने से, और जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहां पे जो प्रचलित बातें हैं या कथाएं हैं, उनके माध्यम से बच्चों को एजुकेशन के प्रति जागरूक और प्रेरित किया जाएगा, ताकि बच्चों का स्कूल में ज्यादा से ज्यादा मन लगे, बच्चे खुल के पढ़ना शुरू करें। इसमें एक बात और ये ध्यान देने वाली है कि 5वीं कक्षा तक के जो अभी इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चल रहा है, इसको थोड़ा हटाकर जो उसकी मातृभाषा होगी, उस मातृभाषा के अंदर पढ़ाने पे ज्यादातर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चा लैंग्वेज को लेके कंफ्यूज होकर जो पढ़ाई के बारे में उसका एक बैरियर तैयार हो जाता है, वो हटके उसकी मातृभाषा के अंदर बच्चा ज्यादा से ज्यादा सहजता से पढ़ के वो चीजें समझ ले, और उसकी जो रचनात्मक शक्ति है या तर्क शक्ति है, इसका समूचा विकास हो। 5वीं क्लास के बाद में अब जो बदलाव किए जाएंगे, ये उसके करियर की दृष्टि से उसको बहुत ही ज्यादा सहज बदलाव के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। 3 साल का कोर्स 6वीं से 8वीं तक के, सो क्लास 6, 7, 8 ऐसे 3 साल का एक कोर्स प्रायोजित किया जा रहा है, जिसे हम मिडल स्टेज, तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, इसके बाद में मिडिल स्टेज आएगा। यहां पर अब गणित, विज्ञान, आर्ट्स, जो सामाजिक शास्त्र है,
या ह्यूमैनिटीज, इससे जुड़े हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की रणनीति है। साथ ही साथ कोडिंग या व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली, जिसे हम कहते हैं वोकेशनल कोर्सेस, ये भी साथ में इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा। पर्यावरण की दृष्टि से एनवायरमेंटल साइंस जैसे जो सब्जेक्ट अभी एक्स्ट्रा कोकुलर बोल के ऐड होते थे, तो अभी जो ये भेदभाव है, ये वाला भेदभाव हट जाएगा और सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज वाले होंगे। 6वीं से बच्चे इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। अच्छा। साथ ही साथ एक 10 दिन का प्रोग्राम भी होगा, जिस 10 दिन के प्रोग्राम में बच्चे जाके कौशल्य विकास पे आधारित जो कोर्स है, बिना बस्ते की स्कूल हम जिसे कहेंगे, तो 10 दिन इन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी करनी होगी। इनके ये जो वोकेशनल फील्ड्स है, जैसे बाग काम करना हो गया, तो वैसी चीजों को लेकर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला गवर्नमेंट अभी इस्तेमाल कर रही थी, जिसको कुछ राज्यों का विरोध भी था। अब यहां से बच्चों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 3 भाषाओं में से वो किन्हीं एक भाषाओं को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा। तो बच्चों पे भाषा थोड़ा कम करके उनके पसंद वाली जो भी फील्ड्स होगी या जो कोर्सेस होंगे, जो रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट बच्चे 6वीं के बाद से ही उनके बारे में पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। 3 साल का ये जो कोर्स है, ये वाला कोर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। भाषा को लेके इसमें बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है इस प्रकार से, ताकि बच्चों की जो भाषा है या संभाषण की जो शैली है वो अच्छे से विकसित हो, क्योंकि संभाषण के जरिए बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को भी समझ पाएंगे और वो अपनी पसंद नापसंद ये एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। यानी मुझे जो समझ में आ रही है बात, वो ये है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास भी साथ में हो, इस ढंग से बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही के समय में जैसे शिक्षा एक हम कह सकते थे रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, तो बेसिक जो मानवीय मूल्य है, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, या संविधानिक जो नियमावली है उसको पालन करना और उसके प्रति जवाबदेही होना, ये साथ में इंक्लूड किए जाने वाले हैं। जो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर या एकेडमिक नॉन एकेडमिक या कुछ सब्जेक्ट जो हमने साइड में कर दिए थे कि शायद से ये करियर के लिए इतने जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले जिंदगी के अंदर वो जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो किसी ना किसी स्वरूप में हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो सर्वांगीण शिक्षा या सर्वांगीण शिक्षा से जो होने वाला विकास है, इसके ऊपर काम करते करते धीरे धीरे फिर उनको अपने करियर के बारे में मैपिंग करवाना, ये उद्देश्य है। क्योंकि अब तक जो चलते आ रहा है, जो शिक्षा नीति चलती आ रही है, जिस ढंग से शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उनका उद्देश्य एक ही होता है कि भाई मुझे कितने का पैकेज मिलेगा, मुझे सर्विस कहाँ मिलेगी, यानी उसको सिर्फ आर्थिक विकास उस के जरिए कैसा हो, इतनी ही सोच बनती थी। अब शायद इस शिक्षा नीति से देश का सर्वांगीण विकास किस ढंग से हो, एक व्यक्तित्व कैसे निर्माण हो, ये सारी चीजें इसमें अंतर्भूत है, ऐसा कहने में हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। जैसा हम हमारी भी जिंदगी में देखेंगे कि पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन पैसे के अलावा हमारे आपसी संबंध, हमारा समाज के लिए जो किया गया काम, ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं खुद को प्रोग्रेस करने के लिए और हमारे माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो यही धारणा को जो है ये बच्चों में डालने के लिए इस शिक्षा का उपयोग किया जा रहा है। अब जब बच्चे 8वीं कक्षा के बाद में आगे जाएंगे, तो अभी जैसा आपका बोर्ड 10th में होता है, तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड तो जैसे के वैसे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी प्रस्तावित है कि 9वीं से लेके 12वीं तक 4 साल का एक कोर्स दिया जाए, जिसे हम सेकेंडरी कहेंगे। तो ये जो 4 साल का कोर्स रहेगा, इसे भविष्य के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये सेमेस्टर पैटर्न में कन्वर्ट करे, मतलब हर 6 महीने के बाद में एक परीक्षा की जाए। उम्र 15 साल से 18 साल तक का बच्चा 9वीं से 12वीं तक का ये वाला कोर्स करेगा, जिसमें 10वीं के बाद में एक एग्जिट ऑप्शन दिया है कि जैसे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो 10वीं के बाद में वो स्कूल छोड़ के डिप्लोमा में एडमिशन ले। इसमें अभी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी और ज्यादा से ज्यादा जो तर्क शक्ति है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक बहुत अच्छा बदलाव इसमें यह है कि जैसे 10वीं के बाद अभी आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस चूज कर पा रहे हैं, जिसमें आप हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हो,
तो अब आप फिजिक्स के साथ में संगीत भी पढ़ पाओगे। क्या बात है। तो आप अपने मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की चॉइस यहाँ पे रखी गई है। अच्छा। और इसी हिसाब से कॉलेज जो है ये बदले गया है। दूसरी बात कि जैसा अभी आपने करियर के बारे में बताया, तो ये भी देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई और पैसे की होड़ में एक बार लग तो जाते हैं लगन से, लेकिन बाद में जब एक सफिशिएंट मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाए तो जिंदगी के अंदर का जो रोमांच है वो कहीं ना कहीं पे कम होता हुआ नजर आता है। तो उसको बनाए रखने के लिए बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ट्रैप करना जरूरी है। और इसी पे आधारित एक प्रगति कार्ड जो 360 डिग्री होलिस्टिक मैपिंग करेगा, मतलब 360 डिग्री में बच्चा बचपन से लेके जब तक के बड़ा हो रहा है तो जिस भी क्षेत्र के अंदर वो काम कर रहा है या जिस भी लेक्चर में वो काम कर रहा है, तो टीचर का फीडबैक, जो सीसीई कंसिस्टेंट उसका जो असेसमेंट हो रहा है, उसके जो स्कोर आ रहे हैं, वो परीक्षा की पद्धतियां सहज करने वाले हैं ताकि 10वीं और 12वीं के अंदर बच्चों को कोचिंग कल्चर से बचने की जो अभी आवश्यकता महसूस हो रही है वो पूरी हो। जो रेगुलर बेसिस पे इनपुट देगा और वो जिस जिस फील्ड में इनपुट दे रहा है, केवल उन्हीं के मैपिंग से उसको कौन सा करियर करना चाहिए इसके बारे में काम किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हाल ही की परिस्थिति के अंदर दिक्कत ये भी थी कि जैसे हम मान के चले कि 5वीं कक्षा तक के 100% बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा में जितने बच्चे हैं वो अगर 100% है, तो 6वीं से 8वीं तक के आते आते ये बच्चे 90% तक के हो जाते थे। 9वीं 10वीं में ये बच्चे 79% हो जाते थे और 11वीं 12वीं तक के ये बच्चे आते आते 56% हो जा रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये ड्रॉप आउट अलग अलग कारणों से हो रहा है, जिसमें का बड़ा कारण ये है कि निरस्ता जो तैयार होती जा रही है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो हमारी जिंदगी में कहाँ अप्लाई होगा ये हमें पता नहीं चल रहा, या जो हम पसंद कर रहे हैं हम केवल वही क्यों नहीं पढ़ पा रहे, जो हमें पसंद नहीं है वो भी क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो इसे हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों का नुकसान ना हो, जो ईयर गैप पड़ता है, इसके लिए साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करना प्रस्तावित है। अच्छा। जैसे 10वीं के जैसे ही बोर्ड का स्कोर आ गया उसके बाद में इम्प्रूवमेंट टेस्ट नाम से एक एग्जाम वापस से कंडक्ट की जाएगी जो 1 महीने के भीतर ही होगी, जिससे बच्चा अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके और अपना 1 साल बचा सके। ये सारी चीजें करने के लिए सर खर्चा बहुत लगता है। तो अभी सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी कम है। तो जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र के अंदर हमारे कुल जो जीडीपी है इसका 6% का निवेश करने का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, अब उसे बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये टाइटल दिया गया है। इसी के साथ साथ जैसे हम स्कूली शिक्षा के अंदर हमारा एक तरीका बन गया था कि जैसे मोबाइल गलत है, तो जो स्कूल मोबाइल को गलत कह रही थी अब वही स्कूल मोबाइल के भरोसे चल रही है। सही। और इसके वजह से टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर एक इस तरीके का करिकुलम डेवलप करने की बातें हो रही है जो हर प्रांतीय भाषा में उपलब्ध हो। तो एनसीईआरटी के माध्यम से अलग अलग जो राज्य भी है ये अपनी लेवल पे एक क्वालिटी कंटेंट चीपेस्ट रेट में, मतलब किताबें सस्ते से सस्ते भाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के अपने प्रांतीय भाषा के अंदर पहुंचे, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। आशा ये कर रहे हैं कि 2030 तक के हम ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिटरेसी है, मतलब उम्र के 3 साल तक के जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का इस तरीके का ढांचा तैयार करें कि 10वीं तक के आते आते ये बच्चे साक्षर हो जाए, भारत के अंदर के सारे बच्चे, ये हम अपेक्षित कर रहे हैं। और जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल जो 8वीं तक के कक्षा के बच्चों की चेक की जाती है ये 2025 तक के 100% पहुंचे, ऐसा कह रहे हैं। अभी जैसे मैंने सर ड्रॉप आउट की बात की है, तो ये जो बच्चे अभी मेन लाइन से हट गए हैं ये अगर चाहते हैं कि ये वापस से शिक्षा प्रणाली के अंदर आए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 100% इन्हें भी साक्षर करना जरूरी रहेगा, तब जाके हम 100% साक्षरता दर्शाएंगे। तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये प्रस्तावित है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर ये बच्चे A, B और C ऐसी 3 लेवल के अंदर अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर पाएंगे,
जहां पे आपको किसी स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको उस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर काम कर रहे हो या आप आपके मनपसंद फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और आपको फॉर्मल एजुकेशन भी साथ में लेनी है ताकि आप पीछे ना रह जाओ, तो जैसे तीसरी कक्षा के अंदर जो परीक्षा होगी उसके बराबरी में ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलेगा, 5वीं कक्षा में जो परीक्षा होगी उसमें बी लेवल का सर्टिफिकेशन और 8वीं कक्षा की परीक्षा के बराबरी में सी लेवल का सर्टिफिकेशन NIOS से मिलेगा। तो कुल मिला के नटशेल में ये 10+2 वाली जो रणनीति है ये अभी 5 साल जो 3 से 8 साल के भीतर होगी, उसके बाद और 3 साल जो तीसरी से 5वीं के बच्चे, उसके बाद और 3 साल मतलब 6वीं से 8वीं और उसके बाद में 9, 10th, 11th, 12th ऐसे 4 साल, तो 5+3+3+4 इस रूप में दी गई है। मित्रांनो, याच मुलाखतीचा दुसरा भाग आपण ऐकू शकाल येत्या गुरुवारी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी. आकाशाला टेकतील असे हात नाही माझे, आकाशाला टेकतील असे हात नाही माझे, चंद्र सूर्य साठवून ठेवीन असे डोळे नाहीत माझे, पण तुमची मैत्री साठवून ठेवेल एवढे हृदय नक्कीच आहे माझे. अशाच आपल्या मैत्रीची गोड आठवण घेऊन मी तुमची सखी भाग्यश्री घेते रजा. उद्या पुन्हा भेटूया ठीक 5:30 आपल्याच लाडक्या युववाणी या कार्यक्रमात. तोपर्यंत हसत रहा, सुरक्षित रहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि ऐकत रहा 585 किलोहर्ट्झवर युववाणी हा कार्यक्रम. आजच्या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते मनोज जैन. नमस्कार.